हेलो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की और पढ़ने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लोव की एक और बेहतरीन ट्रेजेडी जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस को पढ़ते समय आपको बहुत सारी चीजें यानी खास तौर से ज्ञान जो हम लोग भी ले रहे हैं, अगर ज्ञान की अति हो जाए या ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ करने पे अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो वो किस तरीके से अपने जीवन को खो देता है या किस तरीके से वो मिसगाइड हो जाता है, इसको लेकर डॉक्टर फॉस्टस की एक बेहतरीन ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखी है। हम इस टॉपिक की शुरुआत करें, हम इस प्ले की शुरुआत करें, इस ट्रेजेडी की शुरुआत करें, उससे पहले एक बार इस कहानी को बड़ी आसान भाषा में जो है वो समझ लेते हैं कि ट्रेजेडी वास्तविकता में है क्या, कौन है डॉक्टर फॉस्टस और क्या इनको लेकर जो है वो बातचीत क्रिस्टोफर मार्लोव करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस एक जर्मन विद्वान है, एक जर्मन जो है वो स्कॉलर है, बहुत बड़े विद्वान है। पढ़ाई के मामले में यह आदमी अव्वल दर्जे का व्यक्ति है। इन्होंने लॉ यानी जो है वो कानून की शिक्षा प्राप्त की, मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त की, भगवान यानी थियोलॉजी जो है वो पढ़ी। इसके अलावा भी जितना पढ़ना था सब कुछ पढ़ लिया। पढ़ने में इस व्यक्ति का कोई मतलब जो है वो अल्टरनेट आपको नहीं मिलेगा, यानी बहुत कुछ पढ़ने के बाद में इनको लगा कि ये भी कम ज्ञान है। ज्ञान का जो ओवर रिचनेस है, ज्ञान की जो अति है, एक्सेस ऑफ नॉलेज है, वो इनको चाहिए थी कि भाई मेरे पास में इतना ज्ञान होना चाहिए कि भगवान से भी ज्यादा जो है वो नॉलेज मुझे हो, यानी भगवान को भी मुझसे कम ज्ञान हो, मुझे जो है वो उनसे ज्यादा ज्ञान हो। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में भी, सारे विषय पढ़ने के बाद में भी इनको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। तो ये एक नई दिशा में जाते हैं कि अब मैं क्या सीखूंगा, यानी अगर मुझे भगवान से ज्यादा बेहतर बनना है या इतना जो है वो इंटेलिजेंट बनना है तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। और नया करने के लिए ये व्यक्ति जो है वो सीखने की इच्छा जताता है, यानी डॉक्टर फॉस्टस जो है वो ब्लैक मैजिक सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ब्लैक मैजिक सीखते हैं, काला जादू सीखते हैं। काला जादू सीखने के पीछे इनका उद्देश्य यह है कि अगर ये काला जादू सीख जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, दुनिया को अपने इशारों पर नचाएंगे, देवताओं को वश में कर लेंगे, है ना, चीजों को जो है वो प्रकृति को अपने हिसाब से चलाएंगे। ये सारी चीजें काला जादू सीख के करने का जो है वो इनका एक उद्देश्य था। ये उसकी शुरुआत करते हैं, अपने दो जर्मन दोस्तों से जो है वो सलाह लेते हैं कि भैया ऐसे ऐसे करके मुझे काला जादू सीखना है। वो इसको सलाह देते हैं कि यहां से शुरुआत की जाए, बेसिक जो है वो चीजें यहां से शुरू होगी। सीखते सीखते काला जादू की जो है वो बहुत सारी किताबें पढ़ी जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती है, और जब इनको काफी अच्छा नॉलेज हो जाता है तो फिर ये एक प्रोसेस के माध्यम से, काला जादू के माध्यम से किसे बुलाते हैं, नरक के देवता या उसके दूत को बुलाते हैं। तो ये उस प्रोसेस में जो नरक के देवता यानी लूसीफर है उसका दूत जो है वो प्रकट होता है, और दूत जब प्रकट होता है तो वो उसे कहता है कि भाई बता क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डॉक्टर फॉस्टस उससे एक डिमांड करते हैं कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ, या तुम जो है वो मुझे दुनिया की सारी शक्तियां दो, मतलब सारी शक्तियां जो मैं कहूं वो तुम करो। तो जो दूत है वो इनको कहता है, डॉक्टर फॉस्टस को कहता है कि भाई देख, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है लेकिन उसके लिए तुझे उसका क्या देना पड़ेगा, एक जो है वो तेरी आत्मा तुझे देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? यानी इसकी कीमत है, अगर मैं तुझे दुनिया की सारी शक्तियां देता हूं तो मैं तुम्हें अपनी आत्मा जो है वो मुझे देनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। उसी टाइम पे इनके माइंड में मतलब जो है वो चीजें, जैसे होता ना कि व्यक्ति के विचारों में जो है वो गुड एविल और बैड एविल आपका जो है वो प्रकट होते हैं। गुड एविल इनको समझ आती है, यानी अंतरात्मा की बात है, कॉन्साइंस की बात है कि अच्छे विचार इनके कहते हैं कि उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रास्ता जो है वो नरक की तरफ जाता है। और वहीं बुरे विचार कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम चलते जाओ, तुम एक दिन नरक के देवता बन जाओगे, तुम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली होगे। और डॉक्टर फॉस्टस किसकी सुनते हैं? नरक के देवता बनने के सेंस में जो है वो बैड एविल की जो है वो सारी बात सुनते हैं, बुरी आत्मा की सारी बात सुनते हैं, यानी अपनी अंतरात्मा में जो बुराई है उसको प्राथमिकता देते हैं। और इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, दूत से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक अनुबंध साइन करते हैं। दूत इनको कहता है कि लूसीफर जो है वो यानी मेरे जो मालिक हैं, जो प्रिंस ऑफ जो है वो आपका जो नरक के प्रिंस हैं या नरक के जो है वो देवता है लूसीफर, मेरे जो मालिक हैं, मैं उनसे तुम्हारी संधि करवा दूंगा, यानी तुम्हें ये सारी शक्तियां मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी आत्मा जो है वो लूसीफर को सौंपनी होगी। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। दूत कहता है कि भाई तुम जो है वो तुम्हें कितने साल का समय चाहिए, तो डॉक्टर फॉस्टस खुद ही इसे कह देते हैं कि भाई मैं 24 साल का समय जो है वो लूंगा, 24 साल बाद में मेरी आत्मा लूसीफर की।
24 साल बाद में मेरी आत्मा जो है वो लूसीफर की होगी, ये हमारे बीच में डील है। तो जो दूत है वो डॉक्टर फोस्टस को कहता है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें जो है वो लिख कर देना पड़ेगा, और ये जो अनुबंध है वो तुम्हारे खून से लिखा हुआ होना चाहिए। डॉक्टर फोस्टस शक्तियों को पाने के लालच में इतना जो है वो बेकाबू हो चुके हैं कि उन्होंने अपना अंगूठा काटा और अपने खून से जो है वो क्या लिख कर दिया, एक अनुबंध लिख के दिया कि 24 साल बाद में, जैसे ही 24 साल पूरे होंगे तो उसके बाद मेरी आत्मा लूसीफर को सौंप दी जाए, और तब तक 24 साल तक लूसीफर का जो दूत है वो मेरी सारी बात मानेगा, यानी मुझे दुनिया की सारी शक्तियां जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। और यही होता है, अनुबंध कर लिया जाता है। जब अनुबंध किया जाता है तो उनके शरीर पर, उनके हाथ पर जो है वो खून का अपने आप, मतलब काला जादू है भाई, समझ लो आप मेरी बात को, खून के अपने आप जो है वो एक लाइन जो है वो खून से लिखी जाती है उनके शरीर पर, उनके हाथ पर जो है वो दिखाई पड़ती है, जिसमें जो है वो लेटिन में कुछ लिखा होता है ना, ह्यूज जो है वो कुछ वर्ड आएगा, अभी अपन बात करेंगे उस पर। उसका हिंदी मीनिंग जो है वो होता है कि उसमें लिखा हुआ था कि हे मनुष्य भाग जाओ, हे मनुष्य अभी भी भाग जाओ, यानी वक्त है, अभी भी भाग जाओ, वरना जो है वो तुम अब इन काली शक्तियों में फंसने वाले हो। डॉक्टर फोस्टस इग्नोर कर देते हैं और अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगले 24 साल तक लगातार डॉक्टर फोस्टस जिन शक्तियों का प्रयोग बहुत अच्छे कामों में भी कर सकते थे, एक तरफ भगवान को चैलेंज किया हुआ है, एक तरफ जो है वो काला जादू का खेल खेल रहे हैं, और अब जो शक्तियां मिली भी है उनसे वो क्या करते हैं, जितने घटिया काम करने थे सारे कर लेते हैं। मतलब किसी को परेशान करना, किसी के साथ प्रैंक करना, पॉप जो है वो ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उनके कान के जो है वो उस पर मुक्का मार देना, ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। किसी की पार्टी से खाना चुरा लेना, मतलब क्योंकि वो जैसे ही दूत को कहते हैं कि भैया मुझे इनविजिबल कर दे, तो वो इनविजिबल कर देता है। तो वो उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो अलग अलग चीजों में करते हैं। इसके अलावा राजा को अलेक्जेंडर की आत्मा दिखाना, या जो है वो हेलेन ऑफ ट्रॉय जो रानी है ना, सबसे खूबसूरत है, उसको बुलाकर उसकी आत्मा से प्रेम करना, ये सारी चीजें जो है वो करते हैं उन 24 साल में। और जब 24 साल का समय खत्म हो जाता है तब भी उसके दोस्त उसको सिखाते हैं या समझाते हैं। बीच बीच में कुछ जगह जो है वो ऐसा दिखाया जाता है कि डॉक्टर फोस्टस चाहते हैं, डॉक्टर फोस्टस को लगता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और वो बार बार चाहते हैं कि भाई वो इस रास्ते को छोड़ के भगवान से माफी मांग ले, भगवान की शरण में चला जाए और इस रास्ते को छोड़ दे। लेकिन जो बैड एविल है, जो उनके अंदर है, बुरे विचार है, जो बुरी आत्मा है, वो उनको ऐसा करने से रोकती है। और जब वो इस बात के लिए पूरी तरीके से अपने आप को मनाते हैं कि नहीं मैं ये छोड़ के भगवान से माफी मांगूंगा, तो लूसीफर और उसका दूत जो है वो उनको मिसगाइड करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो 7 सिन यानी 7 जो है वो पापों का वर्णन करते हैं। ठीक है, 7 अलग अलग पापों का जो है वो वर्णन किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार की बातचीत चलती है। 24 साल पूरे हो जाते हैं, आज 24 साल पूरे होने वाले हैं, समय खत्म हो चुका है, और डॉक्टर फोस्टस अब ये जानते हैं कि उनकी मृत्यु होने वाली है। आज अंतिम दिन है, काफी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, मन कर रहा है कि भगवान से माफी मांग ले, लेकिन अब उनको ये लगता है कि वह भगवान उन्हें माफ क्यों ही करेगा। क्यों? क्योंकि 24 साल से भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, तो भगवान तो माफ नहीं करेगा, और लूसीफर से भी माफी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उससे मैंने 24 साल का एग्रीमेंट कर रखा है, अनुबंध कर रखा है। अंत में रात के जो है वो 12 बजते हैं, और जैसे ही 24 साल खत्म होते हैं तो लूसीफर के जो दूत हैं वो उनको खींचते हुए, उनकी आत्मा को खींचते हुए जो है वो नरक ले जाते हैं। डॉक्टर फोस्टस की मृत्यु हो जाती है, और सुबह उनके शरीर के टुकड़े जो है वो उनके कमरे में पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक अच्छे जो है वो विद्वान का अंत कुछ इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान की अधिकता को जो है वो जब उनके अंदर हो गई तो उसका मिसयूज किया। नॉलेज बहुत अच्छा था, अगर जो है वो दुनिया को दिया जाता, समाज को दिया जाता, तो बहुत कुछ दे सकते थे। पर इतना विद्वान आदमी जिसने हर तरीके की चीजें सीख रखी हो, हर तरीके की पढ़ाई कर रखी हो, उस आदमी की मृत्यु कुछ इस तरीके से हुई। ये ट्रेजेडी आपको जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो की दिखाई पड़ती है। तो आइए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि कैसे क्या सारी चीजें जो है वो रही है, कौन कौन इसके कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या बातें आपको याद करनी। लगभग तो स्टोरी तो पूरी समझ में आ ही गई कि डॉक्टर फोस्टस कौन है। डॉक्टर फोस्टस, इस ट्रेजेडी का पूरा नाम जो है वो है आपका द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस। ये डॉक्टर फोस्टस शॉर्ट नाम है इसका, और पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टस। ठीक है, ऑथर है इसके क्रिस्टोफर मार्लो। इसको लिखा गया, फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो अराउंड 1594 में की गई। परफॉर्म तो किया गया 1594 में, लिखा गया 89 से 92 के बीच में। और इसके जो है वो 2 वर्जन पब्लिश हुए, 2 टेक्स्ट पब्लिश हुए, टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी।
यानी पहला जो क्वार्टो था वो 1604 में पब्लिश हुआ और दूसरा क्वार्टो इसका 1616 में जो है वो पब्लिश हुआ। ये काफी छोटा था, इसमें जो है वो कॉमिक पॉइंट्स भी बहुत कम थे, ये काफी जो है वो बड़ा था, लॉन्गर था। तो दो टेक्स्ट में इसको पब्लिश किया गया, टेक्स्ट ए आपका, टेक्स्ट बी, 1604 और 1616 लिखा गया 1890 से 92 के बीच में, और पहली बार परफॉर्म किया गया 1594 में। क्रिस्टोफर मार्लो है, तो आपका जो है वो एडवर्ड एलियन इनके क्या है, एडवर्ड एलियन क्रिस्टोफर मार्लो के जो है वो मेन एक्टर है। इसका जनर ये एलिजाबेथियन ट्रेजेडी है, यानी रानी एलिजाबेथ के समय पे इसको लिखा गया था, और ट्रेजेडी इसका जो है वो जनर हो गया। सेटिंग की अगर बात करें तो जर्मनी जो है वो इसकी सेटिंग है। मैं पहले कह चुका हूं कि डॉक्टर फोस्टर जो है वो कौन है, एक जर्मन विद्वान है, एक जर्मन स्कॉलर है। जर्मनी, और बाद में ये कहा जाते हैं यूरोप भी जाते हैं। 16th सेंचुरी के जो विटनबर्ग है ना, आपका जो है वो विटनबर्ग एंड अदर लोकेशंस, ऐसी कुछ लोकेशंस पे इसका प्लेस जो है वो दिखाया गया है। बेस्ड ऑन द जर्मन चैपबुक हिस्टोरिया वॉन डी जॉन फोस्टर, ये जो कहानी है यानी डॉक्टर फोस्टर्स की जो कहानी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द जर्मन चैपबुक है हिस्टोरिया वॉन डी जॉन फोस्टर, उसके ऊपर ये आधारित है। ठीक है, वहां से इसका जो है वो एसेंस लिया हुआ है। मार्लो एडिड की एलिमेंट्स लाइक गुड एंजल एंड बैड एंजल, सोलोक्वीज और एम्फेसिस ऑन एम्बिशन, मतलब मार्लो ने यहां गुड एंजल को, बैड एंजल को, ठीक है, जो है वो दिखाया है, सोलोक्वीज की बात की है, और आपका एम्बिशियस होना बताया है। टेक्सुअल जो प्रॉब्लम है, टेक्स्ट ए वर्सेस टेक्स्ट बी जो है वो इसमें क्या है, वर्जन में डिस्प्यूट है, अलग अलग चीजें जो है वो दिखाई पड़ती है। तो यहां से याद रखने वाली चीजें क्या है, एक तो डॉक्टर फोस्टर्स का जो है वो कंप्लीट टाइटल याद रखना है, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स। क्रिस्टोफर मार्लो इसके राइटर हैं, 89 से 92 के बीच में इसको लिखा गया, और 94 में इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया। फिर पब्लिशिंग इसकी जो है वो 1604 और 1616 में जो है वो टेक्स्ट ए और बी के दो अलग अलग क्वार्टों में हुई। ठीक है, जनर इसका एलिजाबेथियन ट्रेजेडी है। सेटिंग इसकी जो है वो प्लेस आपका जर्मनी, यूरोप, आपका जो है वो वहां की कुछ प्लेसेस जैसे विटनबर्ग है और अदर लोकेशंस पे इसकी सेटिंग ऑफ प्लेस रखा गया है। डन। और मार्लो ने यहां कुछ की एलिमेंट्स भी यूज किए हैं, जैसे गुड एविल या बैड एविल, यानी गुड एंजल और बैड एंजल। आपका दोनों स्ट्रक्चर में मतलब जो है वो क्या फर्क है, टेक्स्ट ए वर्सेस टेक्स्ट बी में जो है वो क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए, पहला आया था 1604 में, दूसरा आया था 1616 में। क्या डिफरेंस है, ये शॉर्टर है, टेक्स्ट ए जो टेक्स्ट है वो छोटा है, फ्यूअर कॉमिक सीन्स, इसमें कॉमिक सीन्स भी बहुत कम है, क्लोजर टू मार्लोस ओरिजिनल ट्रेजिक इंटेंसिटी, और इसमें मार्लो की जो ओरिजिनल जो ट्रेजिक इंटेंसिटी है वो दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट बी है, बी टेक्स्ट है जो 1616 में पब्लिश हुआ, वो लॉन्गर है, बड़ा है, एक्सपेंडेड कॉमिक सीन, जिसमें कॉमिक सीन भी बढ़ाए गए, न्यू डेविश जो है वो डेविलिश एपिसोड्स को ऐड किया गया, कंसिडरेबल एडिशंस बाय अदर ड्रामेटिस्ट, है ना, इसमें बाकी जो है वो ड्रामेटिस्ट ने भी इसको एडिशनली इसमें जो है वो चीजों को जोड़ दिया। मतलब कुछ यूं समझो कि पहली बार जब ये पब्लिश हुआ 1604 में, तो डॉक्टर फोस्टर्स की जो ट्रेजेडी थी वो कुछ छोटे प्रारूप में जो है वो पब्लिश हुई। फिर इसको जब रीपब्लिश किया गया क्वार्टो जो है वो सेकंड के तौर पे, तो 1616 में इसको पब्लिश किया गया, एंड दैट वाज लॉन्गर। इसलिए भी कहा जाता है कि पहले और दूसरे टेक्स्ट में, देखो एक लाइन लिखी है ना कि आपका टेक्सुअल प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, इनके वर्जन में डिस्प्यूट दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहला टेक्स्ट जो है वो शॉर्टर था और दूसरा टेक्स्ट जो है वो लॉन्गर था, इसलिए इनकी जो है वो टेक्सुअल कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इनमें डिस्प्यूट मानते हैं कि कुछ कुछ चीजों में जो है वो अलग चीजें देखने को मिलती है। डन। तो दो टेक्स्ट में दो बार इसको पहले शॉर्टर में फिर लॉन्गर में जो है वो पब्लिश किया गया, 1604 और 1616 याद रखना। पहली बार परफॉर्म किया गया 1694 में, 1594 में, और लिखा गया 1589 से लेकर 1592 के बीच में। ठीक है, आपका जो है वो ट्रेजेडी है। क्या क्या थीम्स है इसमें, तो सिन, पाप की बात की गई है, रिडेम्पशन की बात की गई है, सिन एंड रिडेम्पशन। फोस्टर्स इज ट्रैप्ड बिटवीन बिलीफ एंड अनबिलीफ। फोस्टर्स जो है वो किसके बीच में फंसा है, फोस्टर्स जो है वो विश्वास और आपका जो है वो अविश्वास के बीच में फंसा है कि किस पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें। रिजेक्ट्स एवरी चांस ऑफ सैल्वेशन, भगवान से जो है वो भगवान की शरण में जाने का, भगवान की शरण में जाने का, या ईसा मसीह के साथ में, है ना, सैल्वेशन होता है आपका मुक्ति, मोक्ष। ठीक है, और याद रह जाएगा आपको।
कि भगवान की शरण में जाने का या मोक्ष प्राप्ति करने का हर एक मौका जो है वो गवा देता है। क्यों? क्योंकि इसका मानना कुछ और है और जो है वो चीजें कुछ और है। तो जो बिलीफ और अनबिलीफ है उसके बीच में डॉक्टर फोस्टस फंस जाता है और उसी में लास्ट में जो है वो उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वो इस मौके को खो देता है। एम्बिशन और ओवर रीचिंग दिखाई पड़ती है। एम्बिशियस है, बहुत सारा नॉलेज है, उसके बाद में भी जो है वो सेंट्रल थीम क्या है? परस्यूट ऑफ फॉरबिडन नॉलेज एंड पावर। मतलब उसे ऐसा जो है वो ज्ञान और पावर चाहिए जो किसी के पास में ना हो, ईश्वर से भी ज्यादा जो है वो नॉलेजेबल हो। फ्री विल वर्सेस प्रिडेस्टिनेशन, एम्बिगस टेंशन है, मतलब जो है वो कंफ्यूजिंग जो है वो टेंशन है। किस प्रकार की? डस फोस्टस चूज डोमिनेशन और ही इज बाउंड, कि जो है वो फोस्टस डोमिनेशन को चूज करेगा या उसे बाउंड किया जाएगा। नॉलेज वर्सेस पावर की बात हुई है। फोस्टस सीक्स मास्टरी ऑफ द यूनिवर्स बट एंड्स अप परफॉर्मिंग ट्रिक्स, मतलब जो है वो शुरुआत में क्या दिखाया गया है कि यूनिवर्स की मास्टरी करना चाहता है, मतलब विश्व जो है वो विद्वान बनना चाहता है, और एंड जो है वो किससे होता है? ट्रिक से जो है वो परफॉर्म करते हुए उसका एंड होता है। कि जो व्यक्ति विद्वान बनना चाहता था, दुनिया का सबसे महान नॉलेजेबल व्यक्ति बनना चाहता था, वो लास्ट में काला जादू के खेल में जो है वो फंस के खत्म हो गया। थिएट्रिकलिटी एंड इल्यूजन की अगर बात करें तो स्पेक्टेकल, मैजिक और डेमोन्स जो है वो दिखाए गए हैं। कमेंट्री ऑन स्टेज क्राफ्ट इटसेल्फ। सल्वेशन और डिस्पेयर की बात हुई है, मोक्ष और डिस्पेयर की बात हुई है। फोस्टर्स लास्ट आवर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेजिक मोनोलॉग्स इन इंग्लिश ड्रामा। ये याद रखना कि डॉक्टर फोस्टर्स की जो लास्ट आवर था, है ना, लास्ट आवर था यानी 11 बजे बाद का जो टाइम था, 12 बजने से 11 से 12 के बीच का जो टाइम था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेजिक मोनोलॉग्स, उसमें जो बातचीत हुई थी वो कैसी थी? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोनोलॉग्स थी इंग्लिश ड्रामा में। तो कुछ ऐसी थीम्स पे बात हुई जो लगभग आप जब हमने टेक्स्ट की बात की थी तो समझ में आ गई होगी। अब यहां से सारी चीजें हम एक एक करके याद करना शुरू करते हैं। पहले इसका ओवर रिव्यू और उसके बाद में जो है वो वन बाय वन करके पहले कैरेक्टर्स और कैरेक्टर के बारे में जो है वो एक्ट वाइज देख लेंगे। डॉक्टर फोस्टर्स जो एक जर्मन ब्रिलियंट विद्वान था, ब्रिलियंट स्कॉलर ऑफ विटनबर्ग, जो विटनबर्ग जर्मनी का, विटनबर्ग जो जर्मनी में एक प्लेस है, वहां का क्या था? ये एक विद्वान था, मतलब काफी विद्वान व्यक्ति है। बिकम्स डिससेटिस्फाइड विद ट्रेडिशनल फील्ड ऑफ नॉलेज, जिसने लॉजिक का, मेडिसिन का, लॉ का, थियोलॉजी का, सबका नॉलेज लेने के बाद में भी उसमें सेटिस्फिकेशन नहीं था, वो डिससेटिस्फाइड था। सीकिंग इनफाइनाइट नॉलेज एंड पावर ही टर्न्स टू नेक्रोमेंसी, है ना, बहुत सारी अनंत जो है वो पावर के लिए, अनंत शक्तियों के लिए, अनंत विद्वता के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए उसने क्या चूज कर लिया? नेक्रोमेंसी जो है वो चूज कर ली, यानी आपका ब्लैक मैजिक, काला जादू, ब्लैक मैजिक। उसने किसको चूज किया? ब्लैक मैजिक को चूज किया कि भैया अब यही एकमात्र तरीका है जो मुझे भगवान से भी बेहतर बना सकता है, मैं भगवान को भी वश में कर लूंगा काला जादू करके। वो इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, लूसीफर के जो है वो दूत को बुलाता है। लूसीफर जो प्रिंस है, लूसीफर जो प्रिंस है आपका, उसके दूत को बुलाता है जिसका नाम है मेफिस्टोफेल्स। मेफिस्टोफेल्स को बुलाता है ना, इस दूत का नाम याद रखना, 100% जो है वो इसका नाम याद रखना, मेफिस्टोफेल्स जो है वो इस दूत का नाम है। तो वो मेफिस्टोफेल्स को बुलाता है जो सर्वेंट है लूसीफर का, यानी जब देवताओं ने जो है वो लूसीफर को निकाला था तो उस टाइम पे उसके साथ पे जो है वो मेफिस्टोफेल्स पे था। एंड साइंस अ ब्लड पैक्ट, और इनके बीच में जो है वो एक खूनी संधि होती है। खूनी संधि मतलब अपने खून से लिख कर देता है, और वो संधि क्या है? 24 इयर्स ऑफ मैजिकल पावर, कि 24 साल तक तुम मुझे जो है वो मेफिस्टोफेल्स को वो कहता है डॉक्टर फोस्टस की 24 साल तक तुम मुझे सारी शक्तियां दोगे और इसके बदले में जो है वो तुम मेरी आत्मा को ले सकते हो, यानी 24 साल बाद में जो है वो मैं लूसीफर को कह दूंगा अपनी आत्मा दूंगा। ठीक है, फोस्टस यूजेस इट पावर फॉर थियोरेटिकल इल्यूजन, प्रेस्टीज एंड ट्रिक्स। फोस्टस को जब ये पावर्स मिल गई तो उन्होंने इसका यूज जो है वो सिर्फ जो है वो थिएट्रिकल इल्यूजन में, ठीक है, भ्रम पैदा करने में, लोगों में अपना जो है वो दिखावा करने में और लोगों के साथ छल करने में गवा दिया। 24 साल तक वो अलग अलग तरीके से जो है वो कभी पॉप के साथ, कभी किसानों के साथ, कभी किसी के साथ, कभी राजा के साथ जो है वो मजाक करता रहा और अपने काले जादू की जो है वो शक्तियों से वाहवाही पाता रहा। नॉट द ग्रैंड अचीवमेंट्स इमेजिन्ड, मतलब वो कोई भी जो है वो बड़ा या बेहतरीन काम या जो मानवता के नाते हो, सोसाइटी या समाज के नाते हो, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। रिपीटेड वार्निंग, गुड एंजल अर्ज रिपिटेंस, मतलब इसमें दो जो है वो मन के विचार है, एक गुड एंजल है
और एक बैड एंजल है। गुड एंजल और बैड एंजल उसी के मन के विचार हैं, जो है वो गुड और बैड एंजल। गुड एंजल जो है वो कहती है कि रिपिटेंस कर लिया जाए, माफी मांग ली जाए और चीजों को जो है वो क्या कर लिया जाए, भगवान से माफी मांग के चीजों को छोड़ दिया जाए कि ये रास्ता नरक को जाता है, इस रास्ते पर मुझे नहीं चलना, हमें नहीं चलना। जबकि बैड एंजल जो है वो बार बार कहती है कि तुम्हें इस रास्ते पर ही जाना है, इस रास्ते पर जाके तुम नरक के जो है वो देवता बन जाओगे, नरक के भगवान बन जाओगे, या देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। बुरी चीजें तो यही होती है। फॉस्टस रिफ्यूजेस एवरी चांस टू रिपेंट। हर बार जो है वो सल्वेशन यानी आपका मोक्ष की जो प्राप्ति का है वो हर बार जब उससे जब मौका मिला है उसने खो दिया। एट द 24 years एंड ही इज टेरिफाइड। अब 24 साल बीत चुके हैं और वो काफी डरा हुआ था। एट मिडनाइट द डेविल्स अराइव एंड ड्रैग हिम अवे। जो आधी रात को 12 जैसे बजते 24 साल पूरे होते हैं तो लूसीफर के दूत आते हैं और उसे घसीटते हुए जो है वो नरक ले जाते हैं। अ कोरस कंक्लूड यानी उसके पीछे जो है वो कोरस की आवाज आती है, समूह की आवाज आती है और सुनो ये कहते हुए जो है वो मॉरल जो है वो देता है, मॉरलिटी देता है कि ऑफ वेस्टेड पोटेंशियल, कि एक पोटेंशियल या पोटेंशियली जो है वो परफेक्ट व्यक्ति था जो वेस्ट हो चुका है, यानी जिसमें पोटेंशियल था कि वो कुछ कर पाए, उसकी मतलब नॉलेज को अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो आपका अंत ही होगा। ठीक है, इस प्रकार की बातचीत करते हुए ये इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं किसी भी ड्रामा में अगर कैरेक्टर समझ में आ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो तुरंत याद हो जाएगा। देखो डॉक्टर फोस्टस इसका पहला और मेन कैरेक्टर है। क्रिस्टोफर मार्लो का एक ओवर रीचर जो है वो हीरो है, जर्मन स्कॉलर है, जर्मन विद्वान है, हु सेल्स हिज सोल फॉर 24 years टू पावर एंड प्लेजर। जो अपनी आत्मा को 24 साल के लिए जो है वो 24 साल के बदले में अपनी आत्मा को जो है वो बेच देता है। 24 साल के जो है वो पावर और प्लेजर के बदले में अपनी आत्मा को बेच देता है। दूसरा है मेफिस्टोफेल्स। मेफिस्टोफेल्स जो है वो कौन है सर? ये दूत है, अ डेविल हु बिकम्स फोस्टस कांस्टेंट कंपेनियन, ट्रेजिक आर्टिकल जो है वो आर्टिकुलेट, फिलोसॉफिकल एंड बाउंड टू लूसीफर। ये वैसे लूसीफर का जो है वो सर्वेंट है, लूसीफर का सर्वेंट है, लूसीफर का नौकर है, लूसीफर का दूत है, यू समझ लो। ठीक है, असिस्टेंट है उसका। लूसीफर का जो है वो क्या है? सर्वेंट है। और ये मेफिस्टोफेल्स ही है जिसे सबसे पहले ये बुलाता है, काले जादू के माध्यम से जो है वो इस दूत को बुलाता है, ये अग्नि से प्रकट होता है और फिर जो है वो इससे डिमांड की जाती है, इससे मांग रखी जाती है डॉक्टर फोस्टस के द्वारा। लूसीफर कौन है? प्रिंस ऑफ डेविल्स है, जो है वो दैत्यों का राजकुमार है, दैत्यों का राजा है, जो एक्सेप्ट करता है फोस्टस के बार्गेनिंग को, यानी फोस्टस उसको एक जो है वो उसके साथ में बार्गेन करता है या उसको एक विचार रखता है उसके सामने कि भाई 24 साल तक तुम मुझे शक्तियां दिलवाओ और मैं 24 साल बाद में तुम्हें अपनी आत्मा दे दूंगा। ठीक है, तो वो लूसीफर है। तो ये तीन तो मेजर कैरेक्टर, इनका तो नाम 100% याद रखना है। डॉक्टर फोस्टस जर्मन विद्वान, मेफिस्टोफेल्स जो है वो लूसीफर का सर्वेंट है और लूसीफर खुद जो है वो दैत्यों का राजा है, प्रिंस ऑफ डेविल्स है। गुड एंजल एंड बैड एंजल ये विचार हैं किसके? डॉक्टर फोस्टस के मन में आने वाले दो विचार हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। गुड एंजल एंड बैड एंजल सिंबलाइज फोस्टस इनर कॉन्फ्लिक्ट, उसके आंतरिक विचार है जिसमें वो मतलब अच्छी और बुरी जो है वो विचारों में फंस जाता है। ये कॉन्साइंस को, टेम्पटेशन को बताता है, अंतरात्मा को जो है वो बताते हुए प्रकट होते हैं। ठीक है, द 7 डेडली सिंस, ये 7 जो डेडली सिंस है ना, वो 7 जो है वो भयंकर अपराध है, सिंस है, पाप है, जिनके बारे में बात की गई है। उनको पर्सोनिफाइड फिगर्स हु एंटरटेन फोस्टस, मतलब फोस्टस जब बीच में आपको जो है वो अभी पढ़ेंगे हम लोग कि फोस्टस एक जगह क्या करता है, ये तय कर लेता है कि वो सब कुछ छोड़ के अब क्या करेगा, ये संधि तोड़ेगा और क्या करने वाला है? भगवान से माफी मांगने वाला है ताकि भगवान उसको माफ कर दे। तो उस टाइम पे लूसीफर और इसका जो सर्वेंट है या इसका जो दूत है मेफिस्टोफेल्स, ये क्या करते हैं? उसको मिसगाइड करने के लिए उसे किसका जो है वो उसके सामने किसका वर्णन करते हैं? 7 डेडली सिंस का वर्णन करते हैं। वैगनर जो फोस्टस का सर्वेंट है, वैगनर जो है वो कौन है? फोस्टस का सर्वेंट है। कॉमिकली इमिटेट्स हिज मास्टर्स नेक्रोमेशी, कॉमिकली जो है वो इमिटेट करता है अपने मास्टर की नेक्रोमेशी यानी काले जादू को। ये उतना खास भी नहीं है। ठीक है, 7 डेडली सिंस क्या है? गुड एंजल बैड एंजल क्या है? लूसीफर जो है वो डेविल्स प्रिंस है, मेफिस्टोफेल्स जो है वो लूसीफर का सर्वेंट है और डॉक्टर फोस्टस जो है वो जर्मन विद्वान है। अब ये कुछ और नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जैसे वेल्स एंड कॉर्नियल्स। वेल्स अगर हम बात करें, वर्ल्ड्स और आपका जो है वो कॉर्नेल्स की बात करें तो ये दोनों दोस्त हैं, जर्मन हैं, ये दोनों जर्मन दोस्त हैं। किसके? जर्मन सहयोगी हैं
डॉक्टर फोस्टस के। जो शुरुआत में वो सीखता है ना, शुरुआत में ब्लैक मैजिक सीखता है, वो इन्हीं से सीखता है, बेसिक जानकारी यही देते हैं। कौन कौन है आपका जो है वो वर्ल्स और कॉर्नियल्स। मैजिशियन हु इंट्रोड्यूस फोस्टस टू द डार्क आर्ट, ये वो मैजिशियन है, शुरुआत के दो मैजिशियन जो डॉक्टर फोस्टस को शुरुआती ब्लैक जो है वो ब्लैक मैजिक सिखाते हैं, काला जादू सिखाते हैं। द क्लाउन रॉबिन कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, जो है वो पैरोडी करता है फोस्टस के एम्बिशन की। पॉप, ठीक है, पॉप का जिक्र मैंने किया था कि ये पॉप को परेशान करता है पार्टी में, उसके अलावा उनके कान पर जो है ये मुक्का मार देता है। तो ये विक्टिम ऑफ फोस्टस मैजिकल प्रैंक जो है वो फोस्टस क्या करता है, मैजिकल प्रैंक करता है ना, ए टेक्स्ट में और बी टेक्स्ट में, तो वो जो है वो पॉप पर करता है। एक एम्पायर है, मतलब जो है वो सम्राट है, चार्ल्स फिफ्थ। चार्ल्स फिफ्थ जो है वो इसको जब बुलाते हैं, इसकी शक्तियां या इसके काम को देख के, ब्लैक मैजिक को देख के, तो चार्ल्स जो फिफ्थ हैं वो फोस्टस के सामने जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, या फोस्टस के सामने एक इच्छा रखते हैं कि उन्हें अलेक्जेंडर की आत्मा से बात करनी है। तो ये उसके लिए, यानी जो है वो चार्ल्स फिफ्थ के लिए क्या बुलाता है, अलेक्जेंडर की आत्मा को बुलाता है, रिसीव्स फोस्टस इल्यूजन्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो उनको बुलाया जाता है। ड्यूक एंड डचेज ऑफ वेनहॉल्ट, जो वेनहॉल्ट के जो है वो ड्यूक और डचेज हैं, राजा, और जो है वो है एक्सपीरियंस फोस्टस मैजिकल एंटरटेनमेंट। ये वहां पर भी क्या करता है, यूरोप में कई जगह जाता है ये, और यूरोप में जाके जो है वो मैजिक वगैरह भी दिखाता है। और ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा किसान है, सिंबल ऑफ डिवाइन मर्सी, प्लीड्स विद फोस्टस टू रिपेंट। ये तो ये सारी बातें आपको पता चली होगी डॉक्टर फोस्टस के बारे में। वापस से सुनना, डॉक्टर फोस्टस इसका मेन कैरेक्टर हो गया। मेफिस्टोफेल्स जो है वो लूसीफर का दूत हो गया, जो इनके बीच में संधि करवाता है। लूसीफर जो है वो प्रिंस ऑफ डेविल हो गया, गुड और बैड एंजल। ये डॉक्टर फोस्टस के खुद के ही विचार हैं। और 7 डेडली सिंस ये लूसीफर और उसका जो दूत है वो किसको सुनाते हैं, किसको बताते हैं, डॉक्टर फोस्टस को बताते हैं। इसके अलावा शुरुआती दौर में ब्लैक मैजिक सिखाने वाले जो है वो वर्ल्स और कॉर्नियल्स है आपका, जो ब्लैक मैजिक सिखाते हैं। क्लाउन जो है वो रॉबिन के नाम से कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, जो पैरोडी करता है फोस्टस की एम्बिशन को, ना। तो ये भी याद रखना कि फोस्टस की एम्बिशन यानी फोस्टस का जो है वो पैरोडी क्या है, तो क्लाउन जो है उसका पैरोडी है। पॉप के बारे में बात हुई है, एम्पायर चार्ल्स फिफ्थ के बारे में बात हुई है, ड्यूक एंड डचेस ऑफ वेनहॉल्ट के बारे में बात हुई है, और ओल्ड मैन के बारे में बात हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की अगर बात करो तो 4 इंपॉर्टेंट सीन है। एक तो पैक्ट सीन है, ठीक है, इसमें इस पूरे जो है वो ड्रामा में 4 इंपॉर्टेंट सीन है। पहला सीन पैक्ट सीन, यानी जब इनके बीच में संधि होती है। किसके बीच में, लूसीफर का जो मेफिस्टोफेल्स है, इसका जो दूत है, इनके बीच में, यानी मेफिस्टोफेल्स जो है वो लूसीफर के थ्रू, यानी लूसीफर के जो है वो माध्यम से लूसीफर को रिप्रेजेंट करते हुए क्या करता है, मेफिस्टोफेल्स जो है वो संधि करता है। फोस्टस कट्स हिज आर्म, फोस्टस जो है वो अपने जो है वो अंगूठी को काटता है। ब्लड कॉन्जेल्स इंस्क्रिप्शन मैन फ्ली अपीयर्स, मतलब जो है वो ये सीन काफी इंपॉर्टेंट है। जब डॉक्टर फोस्टस क्या करते हैं, अपने अंगूठे को काटते हैं, खून से जो है वो संधि लिखते हैं कि भाई हाँ 24 साल बाद में मेरी आत्मा लूसीफर को मिल जाएगी, 24 साल तक तुम मुझे सारी शक्तियां दोगे। और जब ये होता है तो उस टाइम पे उनके शरीर पर एक जो है वो इंक्रिप्शन होता है, उनके शरीर पर उकर जाता है, खून से जो है वो उकर जाता है, और वो उसमें क्या लिखा होता है, मैन फ्ली, इंसान भाग जाओ, है ना, इंसान भाग जाओ, ये यहां पर अपीयर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सीन है, ठीक है, पैक्ट सीन। 7 डेडली सिंस पैरेड जो है वो 7 डेडली सिन के बारे में जो है वो बात की जाती है। ये सिंबॉलिकली जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस से यूज हुआ है, ताकि फोस्टस डिस्ट्रैक्ट हो जाए, फोस्टस जो है वो भगवान से माफी ना मांगे, ठीक है। हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है वो सुंदर रानी है, जिसकी आत्मा को ये प्रेम करने के लिए बुलाता है। फोस्टस एम्बरेस एन इल्यूजन, was this the face that launched 1,000 ships, और क्या कहता है उसको, जब वो प्रकट होती है तो उसको कहता है कि क्या ये वही चेहरा है जिसने हजारों जो है वो शिप्स को लॉन्च किया है। लास्ट आवर सीन, इसकी मृत्यु के समय का जो 11 बजे से 12 बजे का जो टाइम है। फोस्टस प्लीड्स विद टाइम टू स्टॉप, फोस्टस जो है वो अब डर चुका है, उसे पता है लास्ट में अंतिम समय उसको समझ में आ जाता है कि भाई मृत्यु नजदीक है, लास्ट में डर चुका है। वो घड़ी को कहता है कि हे घड़ी तू रुक जा, हे समय तू आगे मत जा, है ना, हे सूर्य तू ढल मत, ये सारी बातें जो है वो कहता है। फोस्टस प्लीड्स विद टाइम टू स्टॉप, की तू रुक जा। बैक्स माउंटेन्स टू कवर हिम, जो है वो सूरज को, मतलब जो है वो पहाड़ों को कहता है कि तुम सूरज को कवर कर लो। वन ऑफ वर्ल्ड ड्रामास ग्रेटेस्ट ट्रेजिक एंडिंग, मतलब ये मान के चलो कि जो ड्रामा की जो ट्रेजिक एंडिंग है
उनमें से सबसे बेहतरीन जो है वो ट्रेजिक एंडिंग बताई गई है किसकी, ग्रेटेस्ट एंडिंग बताई गई है डॉक्टर फोस्टस की। डन। और ये कुछ जो है वो कोटेशंस है, जैसे वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, किसने कहा, फोस्टस कहता है हेलेन ऑफ ट्रॉय से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है ये कई बार कोटेशन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा हु सेड इट, है ना। तो डॉक्टर फोस्टस कहते हैं, और किसके बारे में कहते हैं, हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में कहते हैं कि क्या ये वही फेस है, क्या ये वही चेहरा है दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। इसके अलावा a sound magician is a mighty god or shall be changed into little water drops। फाइनल स्पीच है, the reward of sin is death, that's hard। फोस्टस अर्ली कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब कुछ जो है वो लगभग हर ईयर जो है वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। जैसे ओ शॉल बी चेंज्ड इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स, की हे आत्मा जो है वो तुम छोटी छोटी जो है वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाओ। या आपका a sound magician is a mighty god, the reward of sin, जो पाप है उनका जो इनाम है वो क्या है, डेथ है। नहीं, पाप का इनाम है मृत्यु, पाप का इनाम है मृत्यु। पाप करोगे तो उसका इनाम क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगी, दैट्स हार्ड। और यही है पर कठिन है, पर यही है फोस्टस का जो है वो अर्ली कॉन्फ्लिक्ट है ये, ठीक है। ये सब के सब जो है वो इंपॉर्टेंट है, खासतौर से ये तो 100% याद रखना। और ये भी काफी अच्छा कोटेशन है, द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ, डॉक्टर फोस्टस में कहा गया है। चलो तो भैया प्लॉट समरी की बात करते हैं। एक्ट 1 से लेके एक्ट 5 तक, यानी 5 एक्ट का जो है वो जो इसका वर्क है डॉक्टर फोस्टस, उसको लेकर चर्चा करते हैं। सबकी बातचीत कर चुके हैं, फोस्टस की बातचीत हो रखी है, डॉक्टर फोस्टस के बारे में बात की है, लूसीफर के बारे में हमने बात की है, इन सब के बारे में जो है वो चर्चाएं हो चुकी है। अब शुरुआत करते हैं इसके बारे में, ठीक है। सेकंड हो गया आपका, ओके, ठीक है। मेन तो कौन है, मेफिस्टोफेल्स है, और आपका जो है वो लूसीफर है, और एक आपका जो है वो डॉक्टर फोस्टस है। डॉक्टर जॉन फोस्टस, पूरा नाम है डॉक्टर जॉन फोस्टस, इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोरस। कोरस जो है वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, यानी एक्ट की शुरुआत, ड्रामा की शुरुआत में जो है वो कोरस इंट्रोड्यूस करता है एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे जर्मन विद्वान को जिसका नाम है जॉन फोस्टस, whose role is to both explain and to facilitate transition in the play। जिसका रोल क्या है, इज बोथ एक्सप्लेन, जिसका रोल है एक्सप्लेन करना, कि वो एक्सप्लेन करेगा और फैसिलिटेट ट्रांजिशन करेगा इस प्ले की। Here the chorus explains that his story is not a sweeping tale of warfare or love at court. It is the tale of a man of lovely birth who in later years is raised by a kinsman while attending school in Wittenberg. The young man proves to be a brilliant religious scholar, but swollen with pride turns away from traditional areas to study to explore necromancy और black magic। अब सुन लो, देखो यहां से यहां तक की बातचीत करते हैं। सबसे पहले कि शुरुआत में कोरस जो है वो क्या करता है इस प्ले में, कोरस सबसे पहले डॉक्टर फोस्टस के बारे में जो है वो वर्णन करता है। डॉक्टर जॉन फोस्टस की जो है वो बातचीत की जाती है। डॉक्टर जॉन फोस्टस की अगर बात करें तो इनका शुरुआती जीवन कैसा रहा है। हियर इन द कोरस एक्सप्लेन्स दैट हिज स्टोरी इज नॉट अ स्वीपिंग टेल, कि ये जो है वो सिर्फ एक जो है वो कहानी ही नहीं है वॉरफेयर या लव की, ये कहानी है किसकी, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने साधारण जो है वो परिवार में जन्म लिया, साधारण तरीके से उसका जो है वो लालन पोषण हुआ। उसने साधारण स्कूल में वेटनबर्ग जो है वो वेटनबर्ग जो प्लेस है वहां पे स्कूलिंग की, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन बच्चा है, बिल्कुल साधारण ऑर्डिनरी जो है वो स्टूडेंट है। द यंग मैन प्रूव्स टू बी अ ब्रिलियंट रिलीजियस स्कॉलर, लेकिन आने वाले समय में यही जो है वो एक युवा क्या बनता है, ब्रिलियंट स्कॉलर बनता है जर्मनी का, बट सोलन विद प्राइड, लेकिन स्कॉलर है, नॉलेज है, बहुत सारे विषय पढ़े हैं, दार्शनिक है, काफी अच्छा नॉलेज है। अब यही नॉलेज जो है वो इसके घमंड का कारण बन जाता है, इसका नॉलेज जो है वो इसके घमंड का कारण बन जाता है। टर्न्स अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एरियाज, और ये जो ट्रेडिशनल एरियाज है, जो परंपरागत तरीके हैं मतलब नॉलेज को गेन करने के, कि भैया आप मेडिसिन की पढ़ाई कर लो, लॉ की पढ़ाई कर लो, थियोलॉजी की पढ़ाई कर लो, जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे हटके ये क्या सीखने की शुरुआत करता है, तो स्टडी टू एक्सप्लोर नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी की जो है वो शुरुआत करता है, ब्लैक मैजिक की शुरुआत करता है, काले जादू की जो है वो सीखने की शुरुआत करता है। यानी अच्छा भला ब्रिलियंट आदमी है, नॉलेज से डिससेटिस्फाइड होकर कुछ नया सीखना चाहता है, और शुरुआत किसकी करता है, नेक्रोमेंसी की शुरुआत करता है।
As Faustus sits in his study, he paces through various texts on logic, medicine, law and religion. जब Faustus स्टडी करता है तो वो सब चीजों की, चाहे वो आपका लॉजिक हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, रिलीजन, सबकी स्टडी करता है. Dismissing them one by one, he turns at last to a book of magic. उनको डिसमिस करते हुए, इन उन सबको पढ़ने के बाद में डिससेटिस्फिकेशन में वो क्या करता है, एक जो है वो मैजिक की बुक पढ़ता है. द पावर एंड अथॉरिटी प्रोमिस्ड बाय मास्टरिंग दिस आर्ट अपीयर्स टू फोस्टस. द पावर एंड अथॉरिटी प्रोमिस्ड बाय मास्टरिंग दिस आर्ट अपीयर्स टू फोस्टस. इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स फ्रॉम द गुड एंजल दैट अपीयर्स, ही रिजोल्व्स टू स्टडी मैजिक. मतलब जब ये इसकी शुरुआत करता है, यानी जब ये ब्लैक मैजिक जो है वो सीखने की शुरुआत करता है कि वो ब्लैक मैजिक सीखेगा, तो इसकी अंतरात्मा में दो विचार आते हैं, एक गुड जो है वो एंजल का और एक बैड एंजल का. गुड एंजल इसे कहती है कि इस रास्ते पर मत जाओ, इस रास्ते पर जो है वो तुम नरक में जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे. जबकि बैड एंजल कहती है कि इसी रास्ते पर जाओ, इस रास्ते पर तुम्हें जो है वो भगवान से भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा या तुम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे. तो ये किसकी सुनता है? बैड एंजल की सुनता है. ये भी याद रखना, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि डॉक्टर फोस्टस किसकी सुनते हैं, किस एंजल की सुनते हैं, तो बैड एंजल की सुनते हैं. ठीक है, और ये बैड एंजल की सुनते हैं और क्या करते हैं, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स फ्रॉम गुड एंजल दैट अपीयर्स, ही रिजोल्व्स टू स्टडी मैजिक. वो तय करते हैं कि वो ब्लैक मैजिक सीखेंगे. ही इंगेज हिज जर्मन फ्रेंड्स. वो अपने जो जर्मन फ्रेंड्स है, मैंने दो फ्रेंड्स का वर्णन किया था कि भाई ये शुरुआती जो है वो वर्ल्ड्स और आपका जो है वो कॉर्नेलियस, दो फ्रेंड है इनके, जर्मन फ्रेंड है, जर्मन जो है वो कुलीग है, साथी है, फ्रेंड है, जो इनको बेसिक जो मैजिक है, ये बेसिक जो ब्लैक मैजिक है उसकी शिक्षा देते हैं या उसके बारे में बताते हैं. टू टीच हिम ऑल द बेसिक्स ही नीड्स टू नो अबाउट द डैम्ड आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी. ये अपने दोनों दोस्तों को जो है वो बताता है, वेल्ड्स और जो है वो कॉर्नियस को बताता है कि उसे नेक्रोमेंसी सीखनी है, तो मुझे बेसिक चीजें बताओ कि मैं इसको कैसे सीख सकता हूं और क्या क्या जो है वो सोर्सेज इसके लिए अवेलेबल होंगे. ठीक है, यहां से होती है एक्ट 1 में शुरुआत आपका जो है वो नेक्रोमेंसी यानी ब्लैक मैजिक सीखने की. समटाइम लेटर इन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज कंजरिंग स्किल, फोस्टस समन्स अप द डेविल मेफिस्टोफेल्स. देखो अब ये क्या करता है, कुछ समय बाद में जब इसके नॉलेज काफी अच्छा हो जाता है, यानी ये ब्लैक मैजिक को जो है वो काफी बेहतर तरीके से सीख लेता है, तो शुरुआती दौर में ये क्या करता है, अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए काला जादू करता है, कुछ मंत्र बोलता है या जो है वो पूजा करता है, और उसी मंत्रों में से जो है वो कौन निकल कर आता है, मेफिस्टोफेल्स जो है वो निकल कर आता है. मेफिस्टोफेल्स निकल कर आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. डेविल है, डेविल सर्वेंट है, लूसीफर का सर्वेंट है. ये एक अनहैप्पी स्पिरिट है, एक जो है वो दुखी आत्मा है. मेफिस्टोफेल्स जो है वो एक दुखी आत्मा है जो किसको फॉलो करती है, लूसीफर को फॉलो करती है, या लूसीफर की आज्ञा मानने के लिए बाउंड है क्योंकि वो उसका सर्वेंट है. द प्रिंस ऑफ डेविल्स. और लूसीफर कौन है, जो है वो दैत्यों का राजकुमार है, दैत्यों का राजा है. व्हेन गॉड थ्रू हिम आउट ऑफ हेवन. जब ईश्वर ने जो है वो लूसीफर को हेवन से, स्वर्ग से बाहर निकाला था, तो मेफिस्टोफेल्स जो है वो उसके साथ में था. मेफिस्टोफेल्स एक्सप्लेन्स दैट बाय डैबिंग इन मैजिक फोस्टर्स रिस्क करप्शन ऑफ हिज शॉल. मेफिस्टोफेल्स जब आता है, जब प्रकट होता है, तो वो उसके सामने डिमांड रखता है. ठीक है, क्या रखता है कि मुझे दुनिया की सारी शक्तियां चाहिए. तो मेफिस्टोफेल्स उसको कहता है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे, तुम सारी शक्तियां जो है वो चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, और उसकी कीमत जो है वो क्या होगी, तुम्हारी आत्मा होगी. फोस्टस रिस्क करप्शन ऑफ हिज शॉल. कि भाई अगर तुम्हें जो है वो शक्तियां चाहिए तो तुम्हें अपनी आत्मा जो है वो किसे देनी होगी, लूसीफर को देनी होगी. He then wants to the torments of hell that await him if he allies himself with Lucifer. साथ में उसने ये भी बताया कि अगर तुम लूसीफर का साथ दोगे तो तुम्हें नरक की सारी यात्राएं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो नरक के देवता है. भाई लूसीफर हो गया, जो है वो मेफिस्टोफेल्स हो गया, ये सब लोग नरक से हैं. तो ये कह रहा है कि भाई अगर तुम लूसीफर का साथ दोगे, यानी लूसीफर को सपोर्ट करोगे, लूसीफर को पूजोगे, तो फिर तुम्हें नरक जैसा जो है वो सारा का सारा चीजें नरक जैसी मिलेगी. Undaunted, Faustus sends the devil back to his master with an offer. और बिल्कुल भी जो है वो चिंता ना करते हुए डॉक्टर फोस्टस ने क्या किया, उस सर्वेंट को यानी मेफिस्टोफेल्स को जो है वो कहां भेज देता है, लूसीफर के पास पे भेज देता है कि भाई जा, मेरा एक जो है वो मेरे पास में जो है वो एक ऑफर है, वो ऑफर जाके अपने मालिक को सुना. ऑफर क्या है कि 24 साल तक मुझे शक्तियां दे, बदले में मेरी आत्मा ले ले. The soul of Faustus in exchange for 24 years of service from
मेफास्टोफिल्स कि भाई मेफास्टोफिल्स जो है वो क्या करेगा, मेफास्टोफिल्स जो है वो क्या करेगा, 24 साल तक मेरी हर बात मानेगा, मुझे सारी शक्तियां देगा और उसके बदले में मैं लूसीफर आपको जो है वो यानी जो है वो क्या देने वाला हूं, अपनी आत्मा देने वाला हूं। ये एक्ट फर्स्ट की बात हुई। एक्ट सेकंड की बात करते हैं। मेफास्टोफिल्स रिटर्न्स टू फोस्टस। मेफास्टोफिल्स जो है वो वापस फोस्टस के पास आता है इस न्यूज के साथ में कि लूसीफर जो है वो उस डील पर एग्री हो गया है, प्रोवाइडेड फोस्टस विल राइट एंड साइन द डीड फॉर हिज शॉल इन ब्लड। और वो उससे एक पैक्ट करने के लिए कहता है, एक संधि करने के लिए कहता है, ठीक है, कि भाई वो एग्री है, अब वो इससे एक संधि कर ले। और वो संधि कैसी होगी कि फोस्टस जो है वो लिखित में राइट करेगा, लिखेगा और साइन करेगा डीड, एक जो है वो डीड साइन करेगा कि उसकी आत्मा जो है वो इन ब्लड, फॉर हिज सोल इन ब्लड। फोस्टस प्रोसीड्स एज इंस्ट्रक्टेड बट द मोमेंट इट इज डन द वर्ड्स होमोफ्यूज, ये वो लैटिन वर्ड है, appears like a brand on his arm। देखो होमोफ्यूज उसके जो है वो शरीर पर, यानी ये जब जैसे ही क्या करता है उस मेफास्टोफिल्स आकर कहता है कि भैया खून से जो है वो तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा, ये संधि करो, साइन करो और फिर जो है वो बात चल जाएगी, है ना। भाई लूसीफर ने मुझे ये कह के भेजा है कि उससे एग्रीमेंट कर लो। तो ये एग्रीमेंट करता है, अपना अंगूठा काटता है, उससे खून से लिखता है और खून से लिखने के बाद में जैसे ये साइन करता है तो फिर इसके हाथ पर जो है वो एक जो है वो क्या छपता है, एक वर्ड जो है वो उसके हाथ पर दिखाई पड़ते हैं, होमोफ्यूज। जो एक ब्रांड है उसके आर्म पर दिखाई पड़ता है, लैटिन में इसका अर्थ है फ्लाई ओ मैन या फ्ली, मैन फ्ली, आदमी या व्यक्ति या इंसान तुम यहां से भाग जाओ। दे सीम टू बी अ वार्निंग, ऐसा लगता है कि एक वार्निंग दी गई है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। अनसेटल्ड फोस्टस ट्राइज टू इमेजिन वेयर ही कुड रन, सर्टेनली नॉट टू गॉड। हालांकि उसके मन में ये विचार आता है जब वो उसको देखता है कि उसको लगता है कि शायद वार्निंग दी गई है, मुझे जाना चाहिए, हर विचार बार बार आता है उसके, लेकिन बैड एंजल जो है वो ये नहीं करने देती। गुड एंजल तो बार बार उसको कहती है। तो गुड एंजल का एक सेंस उसके माइंड में आता है कि वो उसको जो है वो जाना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि कहां जाऊंगा, भाई भगवान के पास तो जा नहीं सकता। सर्टेनली नॉट टू गॉड हु वुड थ्रू हिम इनटू हेल फॉर व्हाट ही इज डन, क्योंकि उसने जो भी किया, काला जादू सीखा है, इसको बुलाया है, संधि करना चाहता है, तो भगवान को पता तो है अगर मैं भगवान के पास जाऊंगा तो वो उठा के मुझे वैसे ही नरक में फेंक देंगे। तो जब मुझे नरक में जाना ही है तो मैं क्यों ही करूं। टू डिस्ट्रैक्ट फोस्टस एंड स्ट्रेंथन हिज डिटर्मिनेशन, Mephistopheles shower him with rich gift and devilish entertainment and then provides all the books Faustus desire on spell and incantation। इन्होंने क्या किया, जब उसने वो सोच रहा था कि भाई मैं भगवान के पास चला जाऊं, क्या माफी मांग लूं क्या, जब वो विचार कर ही रहा था तो पहली बात तो बैड एंजल ने विचार करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसके मन में आया कि अगर भगवान के पास जाऊंगा, भगवान को सब कुछ पता है, वो मुझे वैसे ही उठा के जो है वो नरक में डालने वाले हैं। और फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जब मेफास्टोफिल्स को ये लगा कि भाई अब ये डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या ये विचार कर रहा है, तो उसने क्या किया, डॉक्टर फोस्टस को जो है वो अलग अलग गिफ्ट जो है वो देना शुरू किए कि भाई देखो अगर तुम हमारा साथ दोगे, लूसीफर का जो है वो शरण में आओगे या तुम ये सब कुछ करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेगी। उसको और जो है वो बेहतर करने के लिए उसने क्या किया, रिच गिफ्ट दिए एंड डेविलिश एंटरटेनमेंट। और वो एंटरटेनमेंट दिया कि भाई देखो तुम जब डेविल बन जाओगे, तुम जब दैत्य बन जाओगे, तुम जब खूंखार बन जाओगे तो तुम क्या क्या कर सकते हो, भाई क्या कर सकता है तुम, ऐसा करके समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर तेरे पास ये शक्तियां होगी तो देख तू क्या क्या कर सकता है। तो किसी भी खूबसूरत जो है वो लड़की से शादी कर सकता है, उससे प्रेम कर सकता है, उसको उसकी आत्मा को बुला सकता है, भगवान को कैद कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, मतलब उसको एक तरीके से जो है वो उसका माइंड ब्लॉक कर दिया। और साथ में जो है वो जब उसको लगा कि भाई हाँ अब सब कुछ ठीक है, तो उसने प्रोवाइड करवाया क्या, सारी की सारी जो बुक्स हैं जिसको पढ़ करके, ब्लैक मैजिक की जितनी भी बुक्स हैं जिनको पढ़ करके डॉक्टर फोस्टस जो है वो ब्लैक मैजिक को पूरा सीखेंगे, वो बुक्स और सारे सोर्सेज जो है वो किसने प्रोवाइड करवा दिए, मेफास्टोफिल्स ने जो है वो प्रोवाइड करवा दिए। आगे क्या होता है, व्हाइल लेटर फोस्टस वेवर्स इन हिज डिसीजन एंड कंसिडर्स रिनाउंसिंग मैजिक एंड रिपेंटिंग। कुछ ही समय बाद में जो है वो फोस्टस को लगता है कि भाई उसका डिसीजन जो है वो गलत हो गया है, वो कंसिडर करता है रिनाउंसिंग मैजिक एंड रिपेंटिंग, कि भाई मैं वापस जो है वो उसको लगता है कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। देन रिकॉलिंग दैट ही इज मोस्ट सर्टेनली डैम्ड ऑलरेडी, ही हार्डन्स हिज हार्ट एंड बिगिंस क्वेश्चनिंग मेफास्टोफिल्स ऑन द नेचर एंड मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज। कि जब उसने क्या किया, जब उसका मतलब एक तरीके से उसको डाउट हुआ कि भाई वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, तो उसने
क्या करना शुरू किया, मेफिस्टोफेलिस से जो है वो क्वेश्चन करना शुरू किया हेवनली बॉडीज के बारे में कि भैया बताओ ये दुनिया किसने बनाई, ये दुनिया किसने बनाई। अब सोच के देखो, अगर मान लो जो है वो एक तरफ जो है वो मेफिस्टोफेलिस कह रहा है कि भाई तू दुनिया को काबू कर लेगा, फिर वो उसी से पूछना चाहता है, डॉक्टर फोस्टस जो है वो किसको पूछ रहा है, मेफिस्टोफेलिस को पूछ रहा है कि भाई दुनिया बनाई किसने। तो अगर कोई दुनिया बनाने का अधिकार रखता है या दुनिया बनाने जितनी शक्तियां रखता है तो वो उसको उजाड़ने की भी शक्ति रखता है, हम तो है ही क्या। अब भाई वास्तविकता में बनाई तो ईश्वर ने है। तो ये कहता है However, when he asked, जब उसने पूछा who made the world, कि ये संसार किसने बनाया है, दुनिया किसने बनाई, the devil refuses to answer। तो ये जो मेफिस्टोफेलिस है वो उसने आंसर देने से मना कर दिया, वो चुप हो गया। तो उसको और ज्यादा शक हो गया कि यार गड़बड़ कर दी हमने, तो गलत रास्ते पे आ गए। भाई भगवान से थोड़ी जीत सकते हैं, इसके विचार तो हैं, इसके मन में तो है, बट जो है वो गुड एंजल बार बार कह रहे हैं कि नहीं यार गलती कर दी, ये तो जो है वो जवाब ही नहीं दे रहा। भाई बनाने वाला जो है वो भगवान है, तो फिर ये शैतान को ज्यादा शक्तिशाली कैसे बता सकता है। ये शैतान अगर मैं बन भी गया, कल को मैंने ब्लैक मैजिक सीख भी लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैं भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन सकता हूं। अब स्टीरिंग ऑफ फोस्टस डाउट वंस मोर, फोस्टस को एक बार फिर से जो है वो डाउट हुआ। जस्ट एट द डॉक्टर कॉल्स अपॉन क्रिस्ट टू सेव हिज शॉल, लूसीफर अपीयर्स अकम्पेन्ड बाय बेल्जेबुल हिज कंपेनियन प्रिंस इन हेल। देखो, जस्ट एज द डॉक्टर कॉल्स अपॉन क्रिस्ट टू सेव हिज शॉल, जैसे ही डॉक्टर ने यानी डॉक्टर फोस्टस ने जो है वो जब उसको ये विचार आया कि यार मैं गलत फंस चुका हूं, अब वो क्या करता है, अब वो भगवान की शरण में जाना चाहता है। वो प्रयास भी करता है, अब वो भगवान की शरण में जाना चाहता है। और जैसे ही वो किसको बुलाने वाला होता है, क्रिस्ट को बुलाने वाला होता है, जीसस क्राइस्ट को बुलाने वाला होता है टू सेव हिज सोल, ताकि उसकी आत्मा को बचा सके। लूसीफर अपीयर्स, लूसीफर जो है वो प्रकट हो जाता है। कौन है, डेविल, प्रिंस ऑफ डेविल जो है वो अपीयर होता है, और प्रिंस ऑफ डेविल अपीयर होके अकम्प्लेन्ड बाय बेल्जेबुल के साथ में, बेल्जेबुल जो है वो बेल्जेबुल के साथ में जो है वो क्या होता है, लूसीफर अपीयर होता है। ठीक है, हिज कंपेनियन प्रिंस इन हेल, जो उसका साथी कंपेनियन है हेल में, नरक में जो है उसका साथी है किसका, लूसीफर का। तो जैसे ही डॉक्टर फोस्टस को ये लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, वो संधि भी कर ली, उसने सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके मन में जो है वो क्वेश्चनिंग है, और वो इसी क्वेश्चनिंग में जो है वो पूछ लेता है, हेवनली बॉडीज के बारे में बात कर रहा होता है कि भाई ब्रह्मांड जो है वो किसने बनाया। और ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है वो मेफिस्टोफेलिस से पूछ लेता है, और क्या पूछता है कि दुनिया किसने बनाई। मेफिस्टोफेलिस फंस गया, उसने नहीं बोला कुछ, तो इसको ज्यादा डाउट हो गया कि मैं तो गलत जो है वो गलत तरीके से फंस चुका हूं, अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। और डॉक्टर फोस्टस चाहते हैं कि वो भगवान से, जीसस क्राइस्ट से माफी मांगेंगे, जीसस क्राइस्ट को बुलाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे ताकि वो उनकी आत्मा को बचा सके। और वो जैसे ही उसको बुलाने के लिए मतलब उनका विचार होता है कि वो जीसस क्राइस्ट को बुलाएंगे, इतने में जो है वो बेलाजबब के साथ में जो है वो लूसीफर प्रकट हो जाता है। यानी डेविल से दो राजकुमार या दो जो है वो दो जो है वो वहां के हेल के यानी नरक के लोग आ गए हैं। नरक के जो है वो एक तरीके से देवता कहो या नरक के जो है वो राजा कहो, अपने साथी, नरक का राजा वैसे लूसीफर है, वो अपने साथी जो है वो बेलाजबब के साथ में आता है टू ड्रॉ फोस्टस बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ रिपेटेंस। जो गलती की माफी डॉक्टर फोस्टस मांगने वाला है उसको उससे ड्रॉबैक करने के लिए, उसको पीछे खींचने के लिए एक योजना बनाते हैं। दे अपील टू हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज। वो क्या करते हैं, वो उस जगह चोट करते हैं जहां उनको पता है कि ये आदमी यहां फंसेगा। उसको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए थी, बहुत ज्यादा जो है वो ज्ञान चाहिए था, तो वो उसी की बात करते हैं विद द डिस्प्ले ऑफ द 7 डेडली सिंस। वो 7 डेडली सिन का वर्णन करते हुए ये लूसीफर और उसका जो साथी है बेलाजबब, ये 7 डेडली सिंस का वर्णन करते हैं और उसकी ज्ञान की जो भूख है उसको बढ़ा देते हैं। डॉक्टर फोस्टस की जो ज्ञान की जो भूख है उसको बढ़ा देते हैं कि भाई देख, इन जो है वो 7 ऐसे पापों के बारे में जो है वो बताते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं और वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि वो भगवान से माफी ना मांगे, जीसस क्राइस्ट को वो ना बुलाए। एक्ट 3 कहता है फोस्टस हैज स्टडीड डिलिजेंटली एंड नाउ यूजेस हिज डार्क पावर्स। मतलब जो है वो फिर वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो भगवान से माफी नहीं मांगता डॉक्टर फोस्टस। अब डॉक्टर फोस्टस ने जो है वो डिलिजेंटली बहुत मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्किंग तरीके से जो है वो सब कुछ सीख लिया है और वो अब अपनी जो है वो काली शक्तियों का प्रयोग कहा करता है, रोम में ट्रेवल करते हुए अलग अलग चीजों पर उसका प्रयोग करता है। वेयर ही विजिट्स द पॉप, जहां वो पॉप के पास में जाता है, रोम जाता है, रोम में जो है जो पॉप है वो उनसे मिलता है। बिडिंग मेफिस्टोफेलिस टू मेक हिम इनविजिबल,
और वो जो है वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि उसको क्या बना दिया जाए, इनविजिबल बना दिया जाए, अदृश्य बना दिया जाए। ही हैरेसेस द पॉप एज ही एंटरटेन्स गेस्ट, वो जो है वो पॉप को हैरेस करता है ताकि गेस्ट को एंटरटेन किया जा सके। फ्लिंगिंग फायरवर्क्स अमंग देम, उनके बीच में जो है वो पटाखे छोड़ देता है। स्टीलिंग फूड एंड ड्रिंक, उनका खाना चुरा लेता है। एंड बॉक्सिंग द पॉप्स ईयर, और पॉप की जो है वो कान पर क्या करता है, मुक्का भी मार देता है। तो ये अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या करता है, अपने आप को इनविजिबल करवा लेता है। किसके माध्यम से, ये अपने जो दूत है या लूसीफर का जो दूत है मेफिस्टोफेलिस, उसको कहता है कि भैया मुझे इनविजिबल बना दे। और ये उस पार्टी में क्या करता है, पोप को परेशान करता है, हैरिश करता है, वहां से खाना, वहां से ड्रिंक, ये सब कुछ चुरा लेता है और काफी जो है वो रायता फैलाता है। मतलब प्रयोग देखो, शक्तियां मिली, उसका प्रयोग कहां कर रहा है। इन द ईयर्स दैट फॉलो, है ना, धीरे धीरे जो है वो कई साल बीतते जाते हैं, अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग जगह जाके यही करता है। वो फोस्टस जो है वो थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में जो है वो ट्रेवल करता है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। अपीयरिंग एट द कोर्ट्स ऑफ किंग्स, जो है वो राजाओं की जो है वो कोर्ट में जाता है, राजाओं के दरबार में जाता है। एंड अर्निंग एन इंप्रेसिव रेपुटेशन फॉर विट एंड नॉलेज ऑफ द ब्लैक आर्ट, और जो है वो काली शक्तियों का जो है वो ज्ञान और बुद्धि की वजह से उसे काफी सारा जो है वो क्या मिलती है, इंप्रेशंस भी मिलते हैं। वहीं पर वो इवेंचुअली एम्पायर कार्लोस द फिफ्थ इनवाइट्स फोस्टस टू हिज कोर्ट एंड बेग्स हिम टू कंजर अप अलेक्जेंडर द ग्रेट। जो एम्पायर आपके जो है वो कार्लोस है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको बुलाते हैं ताकि कि भाई आओ और मुझे जो है वो किसकी आत्मा से मिलना है, मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट की आत्मा से मिलना है, तो आप उसको बुलाओ। ये बुला भी देता है, क्यों, क्योंकि काली शक्तियां इसके पास में है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। While the emperor is duly impressed by the feat, a knight mocks the doctor's skill. मतलब जो राजा है वो तो जब उस अलेक्जेंडर को बुलाते हैं तो राजा तो बहुत खुश होता है, लेकिन एक जो नाइट है, मतलब राजा के दरबारी जो है, वो उनमें से जो दरबारी मंत्री है, उनमें से क्या करता है, एक डॉक्टर फोस्टस की मजाक उड़ाता है। इन रिटेलाइजेशन फोस्टस गिव्स हिम अ पेयर ऑफ हॉर्न्स ऑन हिज हेड, और उसकी बदले में, मतलब जब उसको गुस्सा आता है, फोस्टस को गुस्सा आता है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है, कोई नाइट है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो उसके सिर पर 2 सींग लगा देता है, और इसका मतलब ये है कि तेरी बीवी ने तुझे धोखा दिया है ना, योर वाइफ चीटेड ऑन यू, ठीक है। साइन दैट द नाइट हैज बीन कुकोल्डेड बाय हिज वाइफ, कि उस तेरी वाइफ ने जो है वो तुझे धोखा दिया है। Continuing his travels, Faustus performs further feats of magic, including dishonest and cruel prank on the horse cursor, a dealer in horse, जो घोड़ों की जो है वो डीलिंग करने वाले एक व्यक्ति के साथ में, इसके अलावा जो है वो बाकी लोगों के साथ में इसमें बेईमानी और क्रूअल प्रैंक भी की। लेटर ही एंटरटेन्स द ड्यूक एंड डचेस ऑफ वेलनॉट एट कोर्ट बाय प्रोसीडिंग ग्रेप्स इन विंटर, जो है वो आगे इसने वेलनॉट की जो है वो ड्यूक और डचेस को एंटरटेन भी किया, और क्या करते हुए, प्रोड्यूस करते हुए विंटर में, सर्दियों में अंगूर उगा के जो है वो उसने दिखाए। तो ये सारे काम कर रहा है। बताओ यार, इतना इंटेलिजेंट आदमी अंगूर उगाता घूम रहा है, कभी जो है वो किसी के साथ प्रेइंग कर रहा है, कभी किसी के साथ प्रेइंग कर रहा है, इतना नॉलेजेबल आदमी। एक्ट 5 जो फाइनल एक्ट है, जब फाइनल एक्ट ओपन होता है, फोस्टस इज कंजरिंग ब्यूटीफुल हेलेन ऑफ ट्रॉय फॉर अ ग्रुप ऑफ एडमायरिंग स्कॉलर्स, जो है वो अब ये किसको बुलाता है, हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाता है। हेलेन ऑफ ट्रॉय एक सुंदर रानी है, उसकी आत्मा को बुलाता है और उसकी आत्मा से जो है वो प्रेम करता है, ठीक है। फॉर अ ग्रुप ऑफ एडमायरिंग स्कॉलर्स, किसके लिए, एक एडमायरिंग स्कॉलर्स की ग्रुप के लिए जो है वो हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाता है, वो भी उसे काफी पसंद करता है। हाउ एवर द 24 years allotted to the doomed doctor are winding down and soon it will be time to forfeit his soul. अब जो है वो लगभग 24 साल का समय हो चुका है और अब उसकी आत्मा जो है वो खत्म होने वाली है। An old man appears and begs him to repent and ask God's forgiveness. एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो प्रकट होता है और वो डॉक्टर फोस्टस को कहता है कि अभी भी टाइम है, 24 साल पूरे होने वाले हैं, अभी भी तू भगवान के सामने जो है वो माफी मांग ले, उनको कह दे, उनसे जो है वो अपनी गलतियों की जो है वो क्षमा मांग ले, भगवान तुझे माफ कर देंगे, और उनसे फॉरगिवनेस ले ले। दो ब्रीफली टेम्पटेड, फोस्टस इंस्टेड रीअफ्रेम्स हिज वू टू लूसीफर इन ब्लड। हालांकि उसे लगता है, मन में विचार तो है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने लूसीफर से जो है वो क्या किया हुआ है, कॉन्टेक्ट किया हुआ है, लूसीफर से जो है वो संधि की हुई है। Then to fortify his resolve, Faustus asked Mephistopheles to summon back Helen of Troy to be his lover. देखो लास्ट में वो क्या करता है, Then to fortify his resolve, उसे पता चल चुका है कि अब मेरी मृत्यु जो है वो नजदीक है, तो वो मेफिस्टोफेल्स को समन करता है, मेफिस्टोफेल्स को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम वापस से हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाओ ताकि मुझसे प्रेम कर सकूं, उसकी आत्मा को बुलाओ। ड्यूरिंग हिज फाइनल आवर्स
Faustus reveals his fate to 3 fellow scholars. जब उसके पास में अंतिम कुछ घंटे बचते हैं तो वो अपने जो साथी हैं, 3 साथी हैं, उनको अपना दुख बताता है, उनको कहता है they implore him to call on God for help, but Faustus insists it is too late. वो उनको कहता है कि भाई देख, अब मैं तो मरने वाला हूं, मेरा टाइम हो चुका है, 24 साल पूरे हो चुके हैं, मैंने बहुत बुरे कर्म किए, ये वो सारी चीजें। तो वो तीनों साथी कहते हैं कि अभी भी टाइम है, तो भगवान से माफी मांग ले, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है काफी लेट हो चुका है, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। He has rejected God. वो उसका कारण देता है कि मैंने भगवान को रिजेक्ट कर दिया, यानी मैंने तो भगवान को भी भला बुरा कहा है। ब्लेस्फेम्ड है ना, ब्लेस्फेमी होती है ईश निंदा। ब्लेस्फेमी क्या होती है? ईश निंदा, की मैंने भगवान की निंदा की है। एंड बीन इन अ पैक्ट विथ लूसीफर फॉर टू लॉन्ग टू एक्सपेक्ट मर्सी, और मैंने तो लूसीफर के साथ में संधि भी कर रखी है कि उससे मर्सी यानी उससे दया की जो है वो डिमांड करना, या उससे दया की जो है वो एक तरीके से मतलब इच्छा जताना भी गलत होगा, या दया की जो है वो इच्छा भी मैं तो नहीं रख सकता, वो दया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 24 साल से वो उस आत्मा का वेट कर रहा है, तो वो अब दया क्यों करेगा? Faustus begged the scholars to leave him and is alone when the clock strikes 11. Faustus अपने साथियों को कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, अब जो भी होगा बस मेरा खात्मा होना है। अब जो है वो लगभग 11 बज चुके हैं और समय बचा है 1 घंटा। इन माउंटिंग टेरर एंड डिसअपियर, ये सबसे लास्ट का जो है वो सबसे फाइनल एक्ट जो है वो सबसे बेहतरीन ट्रेजेडी का एंड बताया गया है डॉक्टर फोस्टस का। तो लास्ट के आवर्स में माउंटिंग टेरर एंड डिस्पेयर, फोस्टस बेग्स लूसीफर टू स्पेयर हिम और फॉर अर्थ टू बरी हिम एंड हाइड हिम फ्रॉम द wrath ऑफ गॉड। वो अलग अलग चीजें करता है, वो समय को कहता है कि तुम रुक जाओ, वो सूर्य को कहता है कि तुम थम जाओ, वो लूसीफर को कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, वो भगवान को कहता है कि तुम मुझे जो है वो जमीन में गाड़ दो, यानी सारी चीजें करके देख लेता है। बट फोस्टस डेस्टिनी इज फिक्स्ड, लेकिन फोस्टस की जो है वो नियति तय है, पहले से उसकी 24 साल का समय पूरा हो चुका है। द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, लूसीफर की जो माइनियंस है वो अपीयर होते हैं, लूसीफर की जो है वो दूत अपीयर होते हैं इन ऑर्डर टू ड्रैग द डॉक्टर्स शॉल ऑफ टू हेल्थ, और डॉक्टर की आत्मा को जो है वो घसीटते हुए कहां ले जाते हैं? नरक ले जाते हैं, और सुबह डॉक्टर की वहां मतलब जो है वो शरीर के टुकड़े मिलते हैं। कुछ इस प्रकार की पूरी जो है वो कहानी है। किसके बारे में? इस ट्रेजेडी को लेकर, जो किसने लिखी है? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है। बढ़िया है, शानदार है। तो तुम्हें भी ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान होना अच्छी बात है, उसका घमंड करना जो है वो बहुत बुरी बात है। इज इट? फंस जाओगे किसी दिन। चलो मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।